अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं, आपने जस्ट इनको सॉल्व करके दिखाना है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं ए पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है a अपॉन a प्लस 2 और दूसरी फ्रैक्शन यहाँ पर राइट साइड पे मेंशन्ड है 3 अपॉन 5 और इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान ये इक्वालिटी का सिंबल है। ठीक है, आप इसको यूं भी कह सकते हैं, ये आप कह रहे हैं इक्वेशन का सिंबल है। ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई दो चीजों के दरमियान इस तरीके से ये सिंबल, इक्वालिटी का सिंबल नजर आए तो उस पूरी चीज को हम इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि इसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू निकाली जाए। तो आप इस पूरी इक्वेशन में अगर देखें तो ये जो a है ये अननोन है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक रूल आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हो और वो इक्वेशन ऐसी हो कि उसके राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी सिंगल सिंगल इस तरीके से फ्रैक्शन मेंशन्ड हो, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी इजीली अपनी अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी करनी है जब आपको इक्वलिटी साइन के दोनों साइड पे इस तरह सिंगल सिंगल फ्रैक्शन नजर आ रही हो। तो हम पहले इस क्वेश्चन को जो हमारे पास दिया हुआ है नीचे एक बार उतार लेते हैं। यानी ये हमारे पास लिखा हुआ है a अपॉन a प्लस 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अपॉन 5 या 3 ओवर 5 पढ़ लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि जो चीज यहाँ पर राइट साइड पर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखी हुई है वो यहाँ पर जाकर लेफ्ट साइड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो चीज लेफ्ट साइड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखी हुई है वो यहाँ पर जाकर राइट साइड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी a प्लस 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है a को, वहां जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 यहाँ पर डिवाइड कर रहा था 3 को, ये वहां पर जाकर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2। इस मल्टीप्लाई के साइन को हम राउंड ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे और उसके अंदर a प्लस 2 लिख देंगे। इसी का मतलब होगा कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2 ही लिखा हुआ है। अब a मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है वो आप जानते हैं, वो होता है 5a और यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेंगी, उसके लिए 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय a कितना होता है वो होता है 3a और प्लस 3 को प्लस 2 से करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, यहाँ पे प्लस ही आएगा और 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके होंगे और इस आप सिनेरियो में आ जाएं कि अब आपके पास यहाँ पर सिंपल टर्म्स लिखी हुई हैं, तो जिस चीज की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है आपने उसको इक्वालिटी साइन के किसी एक तरफ इकट्ठा कर लेना, उन वाली टर्म्स को जिसमें वो पर्टिकुलर चीज अवेलेबल है, वो लेटर या वो वेरिएबल अवेलेबल है। जिस तरह आपने a फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखें 5a पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, आप इस 3a को भी लेफ्ट साइड पे ले आए ताकि a वाली टर्म सारी एक साइड पर हो जाए, लेफ्ट साइड पर हो जाए। आप इसको राइट साइड पर भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये 3a एक तरह का ऐड हो रहा है 6 में, इस प्लस 3a को जब इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे यानी लेफ्ट साइड पे तो ये वहां जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा 5a माइनस 3a। इक्वलिटी का साइन वैसे ही और यहाँ पर 6 वैसे का वैसे ही। अब 5a में से 3a माइनस करेंगे तो आपको पता है 5 माइनस 3 2 होता है, तो यानी हो जाएगा 2a और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस a के साथ, इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि a की वैल्यू निकाल सकें, a को आइसोलेट कर सकें। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाकर 6 को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से। तो आप जानते हैं 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3। तो देखें जो चीज अननोन थी उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इसका मतलब हमने अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपने इन पार्ट्स को करना है। तो उम्मीद है आपको पहला पार्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन गिवन है, दोनों साइड पर सिंगल सिंगल फ्रैक्शन मेंशन्ड है, यहाँ पे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जैसे ए पार्ट में किया वैसे यहाँ पर भी करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को ऊपर से नीचे उतार लेते हैं एक बार दोबारा से। ये देखिए मैंने क्वेश्चन को ऊपर से नीचे दोबारा से उतार लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये b-1 है जो यहाँ पर इस 2 को डिवाइड कर रहा है एक तरह का, ये वहां जाकर इस वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से यानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर b-2 है वो यहाँ पर राइट साइड पर जाकर इस वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्रॉस बन रहा होता है, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट्स में b-1 से। तो जब इस तरह की प्लस और माइनस हो रही होती है टर्म्स, उनको इस तरह हम राउंड ब्रैकेट्स में लिख रहे होते हैं। और 2 को मल्टीप्लाई करना है b-2 से, या यूं कह लें b-2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय
b-2 इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स में। अब आप राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर तो देखिए बाहर +1 लिखा हुआ है, जब ब्रैकेट्स के बाहर +1 लिखा हो और ब्रैकेट्स ओपन करें तो अंदर कोई भी चेंज नहीं आती, तो +1 को b से करेंगे तो b ही आएगा, आप इसे 1b भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और +1 को -1 से करेंगे यानी -1 से तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, 1 टाइम्स 1 ही होता है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आपके आप इस वाली ब्रैकेट्स को हम देखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करें, +2 को b से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2b, और +2 को -2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स कितना होता है 4। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने b वाली टर्म्स को एक तरफ जमा करना है, यानी b वाली टर्म से मुराद है अननोन टर्म्स। तो जो भी जब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो जो आपके पास टर्म ऐसी होगी जिसमें वो वेरिएबल या लेटर मौजूद होगा जो कि अननोन है, उस वाली टर्म को कंप्लीट को आप या तो लेफ्ट साइड पे जमा कर लीजिएगा या राइट साइड पे जमा कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कुछ चेंजेस करूंगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस -4 को इधर मूव कर लेता हूँ ताकि ये +4 हो जाए। आप वहां से -1 को भी इधर लेके आ सकते हैं, ये जिस तरह भी आप मैनेज करेंगे आपके आंसर्स ठीक आएंगे। तो ये 4 जो यहाँ पे -4 लिखा हुआ है यानी 2b में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा ऐड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1b -1, ये -4 यहाँ के क्या हो गया +4, और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा 2b। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपको पता है माइनस प्लस कितना होता है माइनस, यानी माइनस करना है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, साइन बड़ी टर्म का 4 का यानी प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या बच गया 2b। अब ये सिंगल जो 1b वाली टर्म है जो कि इस 3 में ऐड हो रही है, इसको आप उस साइड पे भेज दें ताकि सारी b वाली टर्म्स राइट साइड पे जमा हो जाए। तो यहाँ पे जस्ट +3 बच जाएगा, और ये 2b यहाँ पर वैसे का वैसे ही, और ये +1b यहाँ कर क्या हो जाएगा -1b। अब आप जानते हैं 2b -1b का मतलब है 2 - 1 करें तो 2 - 1 ही होता है, यानी 1b आएगा। आप उसको 1b लिख लें, b भी लिख लें खाली तो भी सही है, और यहाँ पे जस्ट +3 रह जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, यही हमने फाइंड आउट करनी थी 3, तो ये हमने b की वैल्यू निकाल ली। अगर आप तमाम b's को लेफ्ट साइड पर जमा कर लेते और कांस्टेंट्स जो थे उनको राइट साइड पे जमा कर लेते तब भी सॉल्व करते, तब भी आपको बी का यही आंसर मिलता, बी की यही वैल्यू मिलती। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये दो फ्रैक्शंस मेंशन्ड है और उनके दरमियान माइनस का साइन है, और ये दोनों की दोनों का आप कह लें ये जो डिफरेंस है ये इक्वल है 0 के। अब जो पिछले पार्ट्स थे उसमें इक्वलिटी साइन के एक लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन नजर आती थी, एक राइट साइड पे नजर आती थी, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। तो हम पहले इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरी इक्वेशन को बिल्कुल ए बी पार्ट में जिस तरह चीजें करते आ रहे हैं, जिस तरह उसमें इक्वेशन दी थी वैसे बना लेंगे। और वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनमें से एक फ्रैक्शन को इक्वेशन के राइट साइड पे मूव कर लेंगे ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान हो सके। आप इनको इसी पोजीशन में भी यहां पर एलसीएम लेकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप वो करना चाहें उससे भी सवाल हो जाएगा। तो मैं यहां पर इसको आसान बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं पहले इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं। यहां पे ये है 4/c+3 -3/c+2 इक्वल टू 0। अब ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन इस पहली वाली फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है। तो जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाकर प्लस हो जाएगी। इक्वेशन के दूसरी तरफ लिखा हुआ 0, तो ये 0 में जाके क्या होगी प्लस, ये माइनस का साइन यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3/c+2। अब 0 में कोई भी चीज ऐड करें आपको पता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/c+3 वैसे का वैसे ही, और 0 में आप कोई भी चीज ऐड करें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये दूसरी जो चीज होती है वही आपको आंसर में मिलेगी, यानी यहाँ पे मिलेगा 3/c+2। अब देखें ये बिल्कुल ए बी पार्ट जैसा क्वेश्चन बन गया, और यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इक्वलिटी साइन के एक तरफ इधर भी फ्रैक्शन लिखी हुई है सिंगल, एक तरफ इधर भी लिखी हुई है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब आपको आ चुकी होगी, पिछले पार्ट में बताता आ रहा हूं। ये जो c+2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पर इस 4 से जाके मल्टीप्लाई होगा, और 4 का जो डिनोमिनेटर है c+3 वो यहाँ पर जाकर इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय c+2, इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और यहाँ पर जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा इस c+3 से, तो इसको आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे c+3 को। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4c टाइम्स हो जाएगा 4c, प्लस 4 को +2 से करेंगे 4 2 टाइम्स हो जाएगा 8। इधर भी ओपन करनी पड़ेंगी ब्रैकेट्स, +3 को c के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3c, और +3 को +3 से करेंगे प्लस 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 ही होता है, तो 3 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 9। अभी c अननोन है, जो टर्म्स जिसमें c नजर आ रहा है उनको एक तरफ जमा कर लें। यहाँ पर 4c लिखा हुआ है, 4c 3c से बड़ा है, तो ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो सबको लेफ्ट साइड पे जमा कर लेते हैं। आप राइट साइड पे भी c वाली टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4c + 8, और ये +3c है, 3c एक तरह का ऐड हो रहा है 9 में, तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा -3c, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 9। अब अगले स्टेप में मैं ये 4c - 3c को इधर ही रहने दूंगा, ये 4c यहाँ पर वैसे का वैसे ही, -3c भी यहाँ पर वैसे का वैसे ही, और ये +8 है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके -8 हो जाएगा, यानी 9 - 8 हो जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी 1c आएगा, 1c को खाली c भी लिख सकते हैं, और 9 - 8 कितना होता है, वो होता है 1। तो आपको c की वैल्यू मिल गई 1, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर डी भी पार्ट नंबर सी की तरह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शंस हैं, उनके दरमियान माइनस का साइन है और इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिफरेंस आप कह लें वो जीरो के इक्वल है। तो इस पार्ट को भी हम ए बी पार्ट की तरह बनाएंगे, यानी हमारे पास इक्वेशन के एक तरफ एक फ्रैक्शन होनी चाहिए, दूसरी तरफ दूसरी, ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से सवाल कर सकें। तो जैसे पिछला पार्ट किया वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ चीजों को ताकि टाइम बच जाए। तो यहाँ पे पहली वाली फ्रैक्शन हम वैसे लिखेंगे 5/d+4, और ये जो माइनस हो रही है फ्रैक्शन, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी प्लस, यानी उधर जीरो लिखा हुआ तो जीरो में जाके क्या हो जाएगी ऐड, जीरो में जाके प्लस हो जाएगी 2/d-2। और आप ये चीज जानते हैं कि 5/d+4 तो यहाँ पर वैसे उतारना पड़ेगा। जीरो में कोई भी चीज ऐड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी ही आपके पास जो चीज ऐड कर रहे होते हैं वही आंसर में मिलती है। तो यहाँ पे मिलेगा 2/d-2। इस तरह करने से आप देखें यहाँ पर इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ सिंगल सिंगल फ्रैक्शन आ गए, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो ए बी पार्ट में समझा चुका हूं। यानी 2 के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है d-2 वो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है d+4 वो वहां जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय d-2 इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय d+4। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 5d, 5 को -2 से करेंगे तो -10, जहां पर 2 को d से करेंगे तो 2d, +2 को +4 से करेंगे, प्लस 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 ही होता है 2 4 टाइम्स 8। अब d वाली टर्म्स को आपने एक तरफ कर लेना है, ये +2d है, इक्वेशन किस तरफ क्या आके क्या हो जाएगा -2d, यानी आ जाएगा 5d - 2d। और ये जो -10 लिखा हुआ है ये एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, ये वहां जाकर +10 हो जाएगा, वहां पे सिर्फ +8 बचा हुआ है तो उसमें जाके ये -10 वहां जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी +10 हो जाएगा। तो ये मैंने इनको आप देखें डी वाली टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट वाली एक तरफ कर ली। 5d - 2d होता है 3d, 5 में से 2 गए 3, d साथ वैसे यानी 3d, और 8 + 10 कितना होता है वो होता है 18। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 18 को जाके डिवाइड करेगा, तो इस तरह इसके नीचे लिखा जाएगा 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 6 टाइम्स 18 होता है, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शंस मेंशन्ड हैं, उनके दरमियान माइनस का साइन है और इन पूरी चीज का डिफरेंस इस बार 2 के इक्वल है। तो देखिए जो पिछले पार्ट्स थे वहां पर भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था कि वहां पर जो यहां पर दो फ्रैक्शंस लिखी होती थी उनका डिफरेंस 0 के इक्वल होता था। तो हम एक फ्रैक्शन को यहां से वहां पर भेजते थे, जीरो में कोई भी चीज ऐड होने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, और हमें दो फ्रैक्शंस इक्वलिटी साइन के राइट और लेफ्ट साइड पर मिल जाती थी, जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी आसानी से हम चीजों को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहां पर इस बार जीरो नहीं लिखा हुआ, यहां पर इस बार लिखा हुआ है 2। तो ये एक फर्क है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस का डिफरेंस इस तरह किसी कांस्टेंट के इक्वल आए, जीरो के अलावा किसी नंबर के इक्वल आए, तो यहां पर आपको थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करना है ताकि चीजें आसान हो। तो यहां पर अगर हम इस माइनस को वहां पर भेज भी देंगे तो वहां पर भी हमें जाकर एलसीएम लेना पड़ेगा, दोबारा फ्रैक्शंस की तरह चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर यहीं पे सॉल्व कर लें तब भी वही बात होगी। तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप यहीं पर ये दो फ्रैक्शंस के जो है एलसीएम की मदद से इनको सॉर्ट आउट कर लें ताकि चीजें आसान हो जाएं। तो सबसे बेहतर प्रोसेस यही करना पड़ेगा जब इक्वलिटी के साइड पे जीरो के अलावा कोई कांस्टेंट लिखा होगा। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम से हमें यह पता चलता है कि डिनोमिनेटर में क्या बनाना जाना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर्स हम सेम करना चाहते हैं। अब देखिए 6 के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ f, और 10 का ये जो पूरी फ्रैक्शन है, इधर जो 10 के नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में वो लिखा हुआ 3f। तो आप इन दोनों को सेम बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान सी बात है कि ये जो पहली वाली फ्रैक्शन है अगर इसको आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो नीचे 3f बन जाएगा, इधर भी 3f है, चीजें ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगी। और इस तरह भी आप ये याद रख सकते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक का f है और एक का 3f है। तो एलसीएम में ये रूल याद रखिएगा कि वो चीजें जो एक जैसी दिखें उनको हम एलसीएम में एक दफा लिखते हैं, यानी f इधर भी है f इधर भी है, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको आप एक दफा लिखें, और जो चीज बिल्कुल डिफरेंट हो या एक दफा ही आ रही हो उनको भी एक दफा ही लिखते हैं। तो 3 को भी एक दफा ही लिख लें। और ये जो आप चीजें लिख रहे होते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय f, 3f लिखा हुआ है, तो इसी का नाम एलसीएम होता है, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो यहां से भी आपको पता चल रहा है कि आप इनके डिनोमिनेटर्स में 3f बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार नीचे उतार लेता हूं ताकि आसानी हो जाए। तो ये लिखा हुआ है 6/f - 10/3f, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो अब आप देखें यहाँ पे एलसीएम 3f है, तो इसका मतलब आपने 3f बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, 10 के नीचे तो पहले से 3f है, 6 के नीचे खाली f है, इधर 3f नहीं है, तो आप यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय f 3f होता है, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे ऊपर करते हैं उसी से नीचे भी करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 18, नीचे 3f टाइम्स कितना हो जाएगा 3f,
यहाँ पर 10/3f पहले से सही है, नीचे डिनोमिनेटर में पहले से 3f है और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं हम इस तरह की एक लाइन लगाते हैं, जो डिनोमिनेटर सेम किया होता है उसको एक दफा लिखते हैं और ऊपर वाली टर्म्स 18 - 10 जो भी लिखी होंगी यहाँ पर वो वैसे की वैसे उतार लेंगे और यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही। इस 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए समझने के लिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 18 - 10 करेंगे तो आपको पता है 8 आएगा, यहाँ पर आएगा 3f और यहाँ पे एक तरह का लिखा हुआ है 2/1। तो आप इसको इसी तरह समझ लें कि अब ये बिल्कुल ए बी पार्ट जैसा सवाल बन गया। यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसको भी आप एक तरह का फ्रैक्शन कह लें, ये भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 2/1। तो जब भी इक्वलिटी की दोनों साइड पे इस तरह सिंगल सिंगल फ्रैक्शन लिखी हो, आप जानते हैं वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 1 इधर लिखा हुआ है ये इधर ऊपर लिखे हुए 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, और लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन का आपके पास डिनोमिनेटर है 3f, वो यहाँ पे लिखी हुई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, और ये 2 और 3f आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3f से। यही इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो 8 1 टाइम्स होता है 8, यहाँ पे 2 3 टाइम्स हो जाएगा 6 और 7 f वैसे का वैसे ही। अब आपको क्योंकि f की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो 6 है इसको हटाएं ताकि f आइसोलेट हो जाए। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां पर जाकर 8 को डिवाइड करेगा यानी उसके नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पर जस्ट बच जाएगा f। अब यहाँ पर आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 8 और 6 दोनों ऐसे नंबर है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 3 टाइम्स 6 होता है और 2 4 टाइम्स 8 होता है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इससे ज्यादा आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते 4 और 3 को। तो यही f की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो याद रखें जिस इक्वेशन का डिफरेंस इस तरह किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा वहां पर आपने इस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर एफ में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे बहुत सारी फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, यानी 5/6h है, उसमें ऐड हो रहा है 6/7h ये फ्रैक्शन, और इस पूरी चीज में सब्ट्रैक्ट हो रही है 9/14h, और ये पूरी की पूरी चीजें इक्वल है 4 के। तो यहां पर भी इक्वलिटी के इस साइड पे आप देखें एक कांस्टेंट ही मेंशन्ड है। यहाँ पर किसी एक फ्रैक्शन को उधर मूव करने से भी कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा फ्रैक्शन मेंशन्ड है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा, यानी जो लेफ्ट साइड है इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं आप पहले ये देखें कि इन डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया जा सकता है। तो कैसे सेम बनाया जा सकता है, उसके लिए आपको एलसीएम की मदद लेनी पड़ेगी। तो अगर आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेंगे तो तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब पहले मैं इनके डिनोमिनेटर्स को देखूं तो यहाँ पर पहली वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 6h है, दूसरे में 7h है और तीसरी वाली में 14h है। याद रखिएगा अगर कोई सेम वेरिएबल या सेम लेटर आपको नजर आ रहा हो इस तरह सारी फ्रैक्शंस में, तो उसका एलसीएम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो जस्ट एक दफा लिख देना होता है। यानी इधर भी h पहले से है, इधर भी है, इधर भी है, तो इधर एलसीएम में h आना ही आना है। जो चीज सब में मौजूद हो एक जैसी उसको एक दफा एलसीएम में लिखना ही होता है। प्रॉब्लम है जस्ट इन नंबर्स का जो कि सेम नहीं है। ये 6 7 और 14 इनका आप यहां पर एलसीएम निकालें। यहां पे आप लिखें 6 7 और 14 और आपको एलसीएम निकालना आता है। ये सारी चीजें हम D1 में बुक 1 में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं 6 और 14 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 2 3 टाइम्स 6 होता है और 2 7 टाइम्स आपके पास 14 होता है, और ये 7 जो कि नहीं है इस टेबल पर आता है उसको तो वैसे उतारना होता है। अब ये सारे नंबर्स प्राइम है, ये अपने अपने आप ही पे डिवाइड होंगे, जैसे 3 3 पे ही होगा 3 1 टाइम्स 3, 7 को आपको वैसे उतारना पड़ेगा, और 7 7 पे ही होगा तो 7 1 टाइम्स 7, ये भी 7 1 टाइम्स 7 और ये 1 तो वैसे उतारना पड़ेगा। अब इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, और 6 को आप 7 से करेंगे तो 6 7 टाइम्स 42 होता है। यानी एलसीएम आपके पास क्या आ गया 42। अब यहां पर 42 आने का मतलब यह है कि आप इस 6 को 7 को 14 को सबको 42 में बदल सकते हैं। अब कैसे बदलेंगे ये हमने यहां पर करना है। एज तो सब में आ ही रहा है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो 6 को अगर आपने 42 बनाना है तो जाहिर बात है 6 7 टाइम्स 42 होता है, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें 5 को, और नीचे भी इस 6 एज को 7 से कर दें ताकि 42 बन जाए। एज तो सब में आ ही रहा है। आगे आप देखें इधर 7 लिखा हुआ है, 7 6 टाइम्स 42 होता है, तो इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी 6 से कर दें और 7h को भी 6 से करेंगे तभी नीचे 42h बनेगा, यानी 42 बनेगा। तो ये हो गया। अब यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 14। अब आपने देखना है कि 14 को 42 हम कैसे बनाएं। तो 14 3 टाइम्स जो है 42 होता है, तो 14 को आपको 3 से करना पड़ेगा, यानी इस पूरी चीज को 14h को आप नीचे भी 3 से करेंगे, और ऊपर 9 जो लिखा हुआ है जिससे नीचे करते हैं उसको भी ऊपर भी 3 से करेंगे, और इक्वलिटी का साइन वैसे ही और 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहां पर आपको पता है कि 5 7 टाइम्स आप करेंगे तो आपको पता है वो 35 होता है,
यहाँ पे आएगा 35। ये आपको पता है ये 6 7 टाइम्स 42 ही बनना है और साथ h वैसे ही आना है। प्लस का साइन 6 6 टाइम्स 36 होता है, इधर भी आपको पता ही है 7 6 टाइम्स 42 ही बनना है, h साथ वैसे ही है वैसे ही आएगा। यहाँ पे आपको पता है 9 3 टाइम्स जो है 27 होता है, नीचे आपको पता है 14 3 टाइम्स 42 ही होता है और साथ h है वैसे का वैसे ही आना है और यहाँ पर 4 वैसे का वैसे ही। अब देखिए सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब आसान हो गया इनका एलसीएम। तो आप जो डिनोमिनेटर सेम किया होता है इसको एक दफा लिखते हैं, ये मैंने एक दफा लिख दिया, और ऊपर लिखी हुई तमाम टर्म्स को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। 35 प्लस 36 माइनस 27 और यहाँ पर 4 वैसे का वैसे। अब यहाँ पर आप इनको सॉल्व करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 35 में 36 ऐड करेंगे। 35 में अगर आप ये रफ वर्क में बता रहा हूँ, 35 में अगर आप 36 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 71, और उस 71 में से ये माइनस 27 है, 27 को आप माइनस कर दें तो 71 में से अगर आप 27 निकाल देंगे तो आपके पास जस्ट बचेगा 44। यानी इस सारे को सॉल्व करके ऊपर बच रहा है 44, नीचे इधर साथ सॉरी एज मैंने गलती से लिख दिया, ये 44 है खाली, ऊपर बच रहा है 44 और नीचे बच रहा है 42 एच। ठीक है, नीचे बच रहा है आपके पास 42 एच और यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ 4। आप इस 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। अब ये जो 44 है और 42 है जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इनमें कैंसिलेशन होती है। आप जानते हैं दोनों 2 पे डिविजिबल हैं। 222 टाइम्स आपके पास क्या होता है 44, और 2 को अगर आप 21 से करें तो वो होता है 42। तो ऊपर आ गया आपके पास 22, नीचे आ गया 21 साथ h और यहाँ पर आ गया 4/1। अब देखिए बिल्कुल ए बी पार्ट की तरह हो गया, इधर भी सिंगल फ्रैक्शन इधर भी सिंगल फ्रैक्शन, बीच में इक्वलिटी का साइन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 1 है जो कि डिनोमिनेटर है इस राइट वाले फ्रैक्शन का, ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, यानी 22 को करना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई, और जो 21h है जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के तौर पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड वाले फ्रैक्शन के, ये वहां जाकर राइट वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ना है 21h से, या 21h को आप कह लें मल्टीप्लाई करना पड़ना है 4 से। तो यहाँ पे 22 1 टाइम्स तो 22 ही होगा। अब 4 को आपने यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करना है तो वो हो जाएगा 84 और साथ h वैसे का वैसे। अब ये h जो है यहाँ पर 84 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 84 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या करेगा 22 को डिवाइड करेगा, यानी उसके इस तरह डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा और यहाँ पे जस्ट h रह जाएगा। अब यहाँ पर 22 और 84 दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हैं। किससे आपके पास कंप्लीटली डिविजिबल है, ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 11 टाइम्स कितना होता है 22, और 2 को 42 टाइम्स करें तो वो कितना होता है 84। तो h का आंसर आ गया 11/42, और इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शंस हैं, उनके दरमियान माइनस का साइन है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिफरेंस है वो 5 के इक्वल है। अगेन इक्वलिटी के इस साइड पे 0 के अलावा कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 0 लिखा होता तो हम एक फ्रैक्शन को यहाँ पर मूव करते, उससे एक फ्रैक्शन राइट पे आ जाती, एक लेफ्ट पे होती, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजिली सॉल्व कर लेते। लेकिन जब भी इस तरह के डिफरेंस किसी 0 के अलावा नंबर के इक्वल होंगे तब आपको एलसीएम की मदद लेनी पड़ती है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने ध्यान रखनी है, पिछले पार्ट्स के अंदर ये चीज नहीं थी, ये सिर्फ इस पार्ट में गिवन है। अभी तक हमने पिछले जितने भी पार्ट्स किए थे आपने देखा होगा कि उनके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिनको कोई फर्दर फैक्टराइज किया जा सके या फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सके, या यूं कह लें उनमें कुछ कॉमन वगैरह आ रहा हो, ऐसा नहीं था। मैं आपको पिछले पार्ट से बताता आ रहा हूं, जब भी आप एलसीएम ले रहे होते हैं आपने ये चीज पहले देखनी होती है कि आपके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें कोई चीज कॉमन आ रही हो, कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता हो, कोई फर्दर वो सिंप्लीफाई हो सकती हो, तो पहले आपने वो सिंप्लीफाई करनी है, उसके बाद आपने एलसीएम की तरफ जाना है। तो आप यहां पर देखें 3/k+1 जो लिखा हुआ है, इसको मैं नीचे वैसे ही उतार रहा हूं, इसमें कोई भी चीज सिंप्लीफाई करने वाली नहीं है। 3 ऊपर 3 ही है, नीचे k+1 ही है, इसमें कोई चीज कॉमन वगैरह भी नहीं आ रही। लेकिन जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसमें 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर तो 1 ठीक है, लेकिन आप देखें इधर भी 2 लिखा हुआ है, इधर भी 2 लिखा हुआ है। जब टर्म्स कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है और उनमें कोई आपको कांस्टेंट नजर आए बिल्कुल सेम टू सेम, तो उसको आप कॉमन के तौर पे बाहर लिखते हैं। तो इस 2k में और 2 में 2 एक जैसा है, 2 कॉमन है, तो आप यहां पर 2 को कॉमन के तौर पे निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या बचेगा, कॉमन आपको पहले भी बता चुका हूं, तो 2k में से 2 बाहर आ चुका है तो k बचेगा, आप यहां पे k लिखेंगे, प्लस का साइन वैसे ही, और ये वाला 2 भी एग्जैक्टली बाहर मौजूद है। जो चीज एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद हो उसको फिर अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस 2 को जब हम बाहर पहले लिख चुके हैं तो इसकी जगह फिर क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं बच रहा, तो कुछ भी ना बचे तो उसकी जगह पे 1 लिखना है। तो यहाँ पे इक्वल टू वैसे ही और 5 वैसे ही, 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब आप देखिए हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, अब आप एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम का काम ये होता है कि आपके डिनोमिनेटर
सेम कर दे। अब यहाँ पे अगर 2 टाइम्स ऑफ k+1 लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट k+1 लिखा हुआ है, ऑब्वियस बात है यहाँ पे 2 मिसिंग है तो आपको 2 चाहिए होगा। अगर आप 2 ऊपर नीचे लिख दें यानी 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी करवा दें तो आपका डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा और चीजें आसान हो जाएंगी। और वैसे भी याद रखिएगा कि एलसीएम के अंदर ये रूल मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूं, अगर आप किसी दो एक्सप्रेशन का एलसीएम निकाल रहे हैं और उसमें कोई चीज सेम है, जैसे यहाँ पे भी k+1 है ये भी k+1 है, तो उसको आप एक दफा लिखेंगे एलसीएम के अंदर, और जो चीज डिफरेंट है या आप कह लें एक दफा ही आ रही है उसको भी एक दफा ही लिखेंगे। तो ये 2 एक दफा ही आ रहा है, ये बाहर इधर इस तरह एक दफा लिखा जाएगा। ये सारी चीजें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी जाती है, इन्हीं को एलसीएम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज पता चल रही है कि 2 टाइम्स ऑफ k+1 आपको डिनोमिनेटर में बनाना चाहिए, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में यही बनाएंगे। तो देखें पहली वाली जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में जस्ट 2 नहीं है, अगर 2 आ जाए तो ये मैच कर जाएगा, पूरा 2 इंटू k+1 बच जाएगा। तो हम ऊपर भी 3 को किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से, और नीचे भी k+1 को किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से, जैसे मैंने अभी करवा दिया। आगे इस चीज में तो पहले से नीचे 2 इंटू k+1 लिखा हुआ है जो हमारा एलसीएम है, तो इधर तो कुछ बनाने की जरूरत है ही नहीं, और यहाँ पे 5/1 वैसे का वैसा ही। अब इसको सॉल्व करें, आप बताएं 3 2 टाइम्स हो जाएगा 6, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k+1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ k+1 और यहाँ पे 5/1 वैसे का वैसे ही। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, आगे आपको रूल पता है कि इस तरह की लाइन लगाएंगे, जो डिनोमिनेटर सेम है उसको आप इस तरीके से लिख लेंगे एक दफा, और ऊपर लिखी हुई चीजें एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे 6 और -1 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर /1। अब यहाँ पर क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है तो मैं सब चीजों को सॉल्व भी करना है एंड तक, तो हम इस ब्रैकेट्स को भी यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो 6 - 1 तो ऊपर हो जाएगा 5, और बेहतर यह है कि आप यहाँ पर ये ब्रैकेट्स ओपन कर लें ताकि 2 अंदर k से मल्टीप्लाई हो तो 2k बन जाए, और 2 आगे +1 से मल्टीप्लाई हो तो +2 बन जाए, और यहाँ पे आ जाएगा 5/1। अब देखिए बिल्कुल ABC पार्ट जैसे ये बन गए, इक्वालिटी के इस साइड पे भी एक फ्रैक्शन इधर भी एक फ्रैक्शन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो ये डिनोमिनेटर यहाँ के लेफ्ट साइड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा यानी 5 से, तो ये होगा 5 × 1, और इस फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर जो कि 2k + 2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इस राइट साइड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से यानी 5 से, यानी 5 × 2k + 2। ये मल्टीप्लाई करने का ही शो कर रहा है क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है, बाहर 5 है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 5 1 टाइम्स हो जाएगा 5, इधर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 5 2 टाइम्स कितना होगा 10k के साथ वैसे ही आएगा, और 5 को +2 से करेंगे प्लस ही होता है, 5 2 टाइम्स कितना होता है 10। ये +10 को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें ताकि वहां जाके -10 हो जाए, और यहाँ पर आपके पास जस्ट बच जाए 10k। अब प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 10 में से 5 माइनस करें 5, साइन बड़ी टर्म का यानी 10 का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे बच गया जस्ट 10k। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वो इस 5 को जाके डिवाइड करेगा यानी इसके नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे जस्ट k बच जाएगा। तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है कंप्लीटली, 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे बच गया -1 और नीचे बच गया 2, तो k का आंसर आपके पास आ गया -1/2। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो देखिए हमने k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, तो ये इक्वेशन हो गई सॉल्व। तो इस तरीके से इन पार्ट्स को करना था। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।